हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोरंजन क्लासेस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं फिर से टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पार्ट 8 है। मैंने इससे पहले पार्ट 7 तक के वीडियो को अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाए या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगा, आप देख लेना। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बता दूं कि एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इस 5 सेकंड में आप अपनी आंसर को सोच लेंगे, इसके बाद हमारे द्वारा बताए गए आंसर के साथ मिला लेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? ऑप्शन ए 1 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 20,000 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज और ऑप्शन डी 0.5 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। ये हर्ट्ज क्या है? आवृत्ति का मात्रक है। हर्ट्ज आवृत्ति का एसआई मात्रक है। फ्रेंड्स, ध्वनि तरंगों की बात की जाए तो ये 3 प्रकार की होती है। पहला, अवश्रव्य तरंगे। अवश्रव्य तरंगे अर्थात इंफ्रासोनिक वेव। इंफ्रासोनिक वेव। अपश्रव्य तरंगे क्या होती है? 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य तरंग कहते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तरंग कहते हैं। जो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि होगा उसे क्या बोलेंगे? अवश्रव्य तरंग कहते हैं। ये तरंग हमारे कानों द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे ऑडिबल वेव। ऑडिबल वेव ये क्या होती है कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की बीच की जो तरंगे होती है उसे श्रव्य तरंग बोलते हैं। ये हमारे कानों द्वारा सुनी जा सकती है, जो श्रव्य परिसर कहलाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी था कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को हम सुन सकते हैं। और थर्ड नंबर है पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे अर्थात अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स ये क्या होती है? तो 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवृत्ति वाले तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहा जाता है। पराश्रव्य तरंग को मानव द्वारा नहीं सुना जा सकता है, परंतु कुछ जीव जैसे चमगादड़ अर्थात बैट, चमगादड़ हो गया, बिल्ली हो गया, चमगादड़, बिल्ली या कुत्ता आदि कुछ जीव इसे सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंग की उपयोग की बात की जाए, यूज किस में किया जाता है? तो सबसे पहला है समुद्र की गहराई पता करने में। समुद्र की गहराई पता करने में। सेकंड नंबर, संकेत भेजने में। संकेत भेजने में। थर्ड नंबर, कीमती कपड़ों। इसके साथ साथ वायुयान। कीमती कपड़ों, वायुयान या घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किया जाता है। नेक्स्ट यूज की बात की जाए तो दूध में से हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी,
श्रव्य प्रेशर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या? तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज जो होता है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, जिसे HZ से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, गारो कहाँ की जनजाति है? ऑप्शन ए असम की, ऑप्शन बी मणिपुर की, ऑप्शन सी मिजोरम की, या ऑप्शन डी मेघालय की। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गारो कहाँ की जनजाति है? मेघालय की है। गारो के साथ साथ खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों कहाँ प्रसिद्ध जनजाति है? गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों कहाँ की प्रसिद्ध जनजाति है? मेघालय की है। अगर असम की बात की जाए तो असम में बोडो, चकमा, कछारी, कुकी भी है, हजोंग, ETC और भी है। इसी प्रकार मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर में हो जाएगा नागा, कुकी भी है, कैराव, मोनसांग, ETC। मेघालय की ही बात कर लेते हैं तो मेघालय में हो जाएगा राल्टे, हीमर, कुकी भी यहाँ पर प्रचलित है। गारो कहाँ की जनजाति है? मेघालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत का महान्यायवादी, और ऑप्शन डी भारत का वित्त सचिव। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में भारत का महान्यायवादी जाना जाता है। भारत का महान्यायवादी जिसका वर्णन आर्टिकल 76 में है। भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का, लेकिन वह किसी भी सदन में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है, जिसका वर्णन आर्टिकल 88 में किया गया है। भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का, लेकिन वह किसी भी सदन में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है, जिसका वर्णन किस में है? आर्टिकल 88 में। और भारत का महान्यायवादी का वर्णन किस आर्टिकल में है? 76 में है। आर्टिकल 76 अर्थात 76 में है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट, भारत का राष्ट्रपति। अगर वर्तमान समय में बात की जाए कि भारत का महान्यायवादी कौन है, तो वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाला है। कौन है? के वेणुगोपाला। प्रथम महान्यायवादी की बात की जाए, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़। क्या नाम था? MC सीतलवाड़। भारत का महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल बोला जाता है, अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाइट बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी भारत, और ऑप्शन डी नीदरलैंड। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्हाइट बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? चीन की है। किस देश की है? चीन की है। चीन के साथ साथ पुर्तगाल और जर्मनी, व्हाइट बुक किस किस देश की सरकारी दस्तावेज है? चीन का, पुर्तगाल का और जर्मनी का। जैसे ऑप्शन ब्रिटेन है, ब्रिटेन की सरकारी दस्तावेज क्या है? ब्लू बुक है। क्या है? ब्लू बुक। नीदरलैंड का
नीदरलैंड का ऑरेंज बुक है, ऑरेंज बुक। और भारत का क्या है, व्हाइट पेपर है, भारत का व्हाइट पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? ऑप्शन ए अवध के नवाब, ऑप्शन बी बंगाल के नवाब, ऑप्शन सी कर्नाटक के नवाब और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के नवाब, अवध के नवाब नवाब वजीर के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, अनुच्छेद 267 अर्थात अनुच्छेद 267 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए संचित निधि, ऑप्शन बी लोक निधि, ऑप्शन सी आकस्मिक निधि और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 267 का संबंध किससे है? आकस्मिक निधि से है। किससे है? आकस्मिक निधि से है। आकस्मिक निधि जिसका चर्चा संविधान के आर्टिकल 267 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो और सरकार को धन की आवश्यकता पड़ जाती है, तो उस स्थिति में संसदीय अनुमति से पहले ही राष्ट्रपति से अनुमति लेकर आकस्मिक निधि से धन निकाला जा सकता है। लेकिन प्रत्येक निकासी के पश्चात जब संसद का सत्र प्रारंभ होता है तो निकाले गए धन का ब्यौरा सदन के सामने रखा जाता है, जिसका वर्णन आर्टिकल 267 में किया गया है। जैसे ऑप्शन संचित निधि है, ऑप्शन ए संचित निधि है, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 266 के 1 में किया गया है। 266 के 1 में लोक निधि पब्लिक फंड, इसका वर्णन अनुच्छेद 266 के 2 में किया गया है। 266 के 2 में संचित निधि, 266 के 1 लोक निधि, 266 का 2 और आकस्मिक निधि 267। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्यूबलाइट का फिलामेंट किसका बना होता है? ट्यूबलाइट का फिलामेंट किसका बना होता है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी मैंगनीज, ऑप्शन डी टंगस्टन। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ट्यूबलाइट का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का, जिसका संकेत W होता है, एल्यूमिनियम का संकेत Al होता है, कॉपर का संकेत Cu होता है और मैग्नीज का संकेत Mn होता है, M बड़ा N छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, किस प्रसिद्ध के कारण चिली प्रसिद्ध है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, किस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी नाइट्रेट, ऑप्शन सी मैग्नीज और ऑप्शन डी खनिज तेल। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रेट। किस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है? नाइट्रेट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 4 से भी अधिक। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक 3 लोगों को दिया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक कौन सा? स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल। क्या नाम था? अल्फ्रेड नोबेल
स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1901 में। कौन किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने, जो कहाँ का रहने वाला था? स्वीडन का रहने वाला था, जिनका जन्म 1833 ईस्वी को स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल वैज्ञानिक के साथ साथ एक केमिकल इंजीनियर भी थे। वैज्ञानिक के साथ साथ एक केमिकल इंजीनियर भी थे, जिन्होंने 1867 ईस्वी में डायनामाइट का खोज किया था। किसका खोज किया था? डायनामाइट। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। डायनामाइट का आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। इनका मृत्यु, अल्फ्रेड नोबेल का मृत्यु 1896 ईस्वी में हो जाता है। प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में। वह कौन कौन सा था? साहित्य, शांति, चिकित्सा, भौतिकी और रसायन। कौन कौन? साहित्य, शांति, चिकित्सा, भौतिकी और रसायन। लेकिन बाद में 1969 में अर्थशास्त्र को ऐड कर दिया जाता है। अर्थशास्त्र को ऐड कर दिया जाता है। तो वर्तमान समय में नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। वो कौन कौन है? साहित्य, शांति, चिकित्सा, भौतिक, रसायन और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को कब इंक्लूड किया गया? 1969 में। जिसमें अधिक से अधिक कितने लोगों को भागीदारी में दिया जा सकता है? 3 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, भी आकार की घाटी कौन बनाती है? ऑप्शन ए हिमनद, ऑप्शन बी परिपक्व नदी, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हिमनद। भी आकार की घाटी कौन बनाती है? हिमनद बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल और ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। अगर बात की जाए फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो बिच्छू के डंक में, इसके साथ साथ चींटी के डंक में, चींटी के डंक में, किसी भी चीज़ का डंक हो उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दही और खट्टे दूध, दही और खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? संतरा में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, टोमेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रेशर कुकर जैसी एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज क्यों किया जाता है? प्रेशर कुकर जैसी एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज क्यों किया जाता है? एनोडाइज अर्थात लेपित, एनोडाइज अर्थात लेपित। लेपित क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए उनकी चालकता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी उनकी तन्यता ताकत बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए और ऑप्शन डी उन्हें हल्का और अधिक चमकदार बनाने के लिए।
सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए। प्रेशर कुकर या और भी जो चीज़ हो उसमें एल्युमिनियम की वस्तु को एनोडाइज करते हैं, एल्युमिनियम से लेपित करते हैं। तो क्यों करते हैं? ताकि उसमें जंग नहीं लग पाए, जंग से वो बच पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, कोंकण रेल मार्ग किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु। ऑप्शन डी महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल। सो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, ताकि जब भी हमारे द्वारा कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच पाए। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोंकण रेल मार्ग महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल से होकर गुजरती है। कोंकण रेल की बात की जाए, कोंकण रेलवे की बात की जाए तो यह महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर गोवा के बड़गांव तक जाती है। गोवा के बड़गांव तक जाती है, जिसकी कुल लंबाई 741 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है? 741 किलोमीटर है। इस मार्ग पर, कोंकण रेल मार्ग पर पहली बार रेल का परिचालन 26 जनवरी 1998 को हुआ था, जिसे लाभान्वित राज्य कौन कौन है? महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है और केरल है। महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है और केरल है। कोंकण रेल मार्ग की लंबाई कितना है? 741 किलोमीटर। सर्वप्रथम इस मार्ग पर रेल का परिसंचरण कब हुआ शुरू? 26 जनवरी 1998 को। यह महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर गोवा के बड़गांव तक जाती है, जिससे लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, सार्क देशों में सबसे घना आबादी है। सार्क देशों में सबसे घना आबादी देश कौन है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी मालदीव। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। सार्क देशों में सबसे घना आबादी देश कौन है? बांग्लादेश है। मैंने पीछे की वीडियो में सार्क के बारे में डिटेल से बता रखा है, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? ऑप्शन ए BC पाल, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी मुन्ना भाई देसाई और ऑप्शन डी CR दास। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी CR दास। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? CR दास अर्थात चितरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी मुंबई। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। 8 अगस्त 1942 को। और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से लेकर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन बी महापरिनिर्वाण, ऑप्शन सी धर्मचक्र परिवर्तन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिए उसे क्या बोला जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। क्या बोला जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। महाभिनिष्क्रमण क्या होता है? महाभिनिष्क्रमण क्या होता है? तो जो प्रथम बार गृह का त्याग किए थे, अर्थात घर की त्याग की घटना को क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण। और महापरिनिर्वाण मृत्यु को बोला जाता है। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या होता है? मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि समुद्री समीर कब बहती है? ऑप्शन ए दिन के समय, ऑप्शन बी रात के समय, ऑप्शन सी दिन तथा रात दोनों के समय, ऑप्शन डी मौसम पर निर्भर के अनुसार। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिन के समय। समुद्री समीर कब चलती है? दिन के समय चलती है। सो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि पिछला बार क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में क्वेश्चन था कि सोना अर्थात गोल्ड का लैटिन नाम क्या होता है? सोना का लैटिन नाम क्या होता है? ऑप्शन ए अर्जेंटम, ऑप्शन बी औरम, ऑप्शन सी नात्रियम और ऑप्शन डी प्लम्बम। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा औरम। सोना का लैटिन नाम क्या होता है? औरम, जिसका संकेत एयू होता है। अर्जेंटम अर्थात एजी चांदी का लैटिन नाम होता है। नात्रियम सोडियम अर्थात Na सोडियम का लैटिन नाम होता है। और प्लम्बम Pb अर्थात सीसा का लैटिन नाम प्लम्बम होता है। सो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में क्वेश्चन है, ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन डी 7 और ऑप्शन डी 9। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें। और फिर से मैं बता दूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ साथ अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।